शुरुआत करें। थैंक यू। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का आज की मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 24 एजेंडे वो रखे गए। साथ ही एक विशेष एजेंडा भी रखा गया। इसमें 22 एजेंडे को स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दी है। शेष एजेंडों को अगली बैठक की कार्रवाई के लिए रखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एजेंडों के ऊपर पास हुए हैं, चर्चा रखी गई है। मंत्रिमंडल ने जो नई गौशालाओं के लिए उनकी भूमि खरीद के लिए या बिक्री के लिए उसकी डीड दस्तावेज पर लगने वाला स्टैंप शुल्क वो 0 कर दिया है। अगर गौशाला के लिए कोई ज़मीन खरीदना चाहेगा तो उसका कोई पैसा स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगी, उसको माफ़ किया है। गौशाला सोसाइटी ट्रस्ट के किसी भी सदस्य द्वारा पंजीकृत गौशाला की भूमि का व्यक्तिगत कार्यों और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं होगा, ये भी उसके अंदर कहा गया है। पिछले 10 वर्षों से हमारी सरकार लगातार गौ सेवा, संरक्षण और संवर्धन के लिए अग्रणी भूमिका में काम कर रही है। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि गौ माता की सुरक्षा के लिए हमने जो सख्त कानून बनाया है। पहले गौ सेवा आयोग का बजट केवल 2 करोड़ रुपए था। अगर हम 2014 से पहले देखें तो गौशालाओं के लिए यह बजट 2 करोड़ रुपए था, जो आज हमने बढ़ा करके 500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा उसको किया है, ताकि बेसहारा गौ माता न रहे। उसके संरक्षण और उसके रक्षण के लिए सरकार गति से काम कर रही है। हमने नगर पालिकाओं के खातों में उसकी पारदर्शिता के लिए भी आज जो मंत्रिमंडल ने सहमति दी है, आज की बैठक में नगर पालिका लेखा संहिता 1930 को ख़त्म करने की मंजूरी दी गई है। क्योंकि अंग्रेज़ों के समय के था जो लेखा जोखा रखते थे, वो लेखा जोखा उस तरीके से रखते थे। ये पिछले 100 सालों से नगर निकायों में अकाउंटिंग सिस्टम की प्रथा चली आ रही थी, जिसमें सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का प्रावधान था। एक ही तरफ था, भी आएगा कितना उसका खर्चे का नहीं था। अब 2 लाइन सिस्टम हमने जिस अंग्रेजी हुकूमत के समय से ये चले आ रहे अन्य नियमों को ख़त्म किया है। उसी प्रकार नगर निकायों में भी सिंगल एंट्री को ख़त्म कर डबल एंट्री अकाउंट नियम लागू किया है। और पुराने नियमों में कई खामियां थी, जिसके चलते अकाउंटिंग का बेहतर प्रबंधन नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमने नगर पालिकाओं के खातों में पारदर्शिता लाने के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है। हमने मंत्रिमंडल के अंदर जो शहीदों के सम्मान में हमने बैठक में शहीद नायक संदीप की पत्नी श्रीमती गीता को फरीदाबाद के गांव अटाली में 200 वर्ग गज का आवासीय प्लाट देने की भी मंजूरी दी है। और 19 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान
नायक संदीप ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हरियाणा सरकार ने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद के परिवार के कल्याण के लिए ये ख़त्म करने की मंजूरी दी गई है। क्योंकि अंग्रेज़ों के समय के था जो लेखा जोखा रखते थे वो लेखा जोखा उस तरीके से रखते थे। ये पिछले 100 सालों से नगर निकायों में अकाउंटिंग सिस्टम की प्रथा चली आ रही थी, जिसमें सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का प्रावधान था। एक ही तरफ था, भी आएगा कितना उसका खर्चे का नहीं था। अब 2 लाइन सिस्टम हमने जिस अंग्रेजी हुकूमत के समय से ये चले आ रहे अन्य नियमों को ख़त्म किया है, उसी प्रकार नगर निकायों में भी सिंगल एंट्री को ख़त्म कर डबल एंट्री अकाउंट नियम लागू किया है। और पुराने नियमों में कई खामियां थी, जिसके चलते अकाउंटिंग का बेहतर प्रबंधन नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमने नगर पालिकाओं के खातों में पारदर्शिता लाने के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है। हमने मंत्रिमंडल के अंदर जो शहीदों के सम्मान में हमने बैठक में शहीद नायक संदीप की पत्नी श्रीमती गीता को फरीदाबाद के गांव अटाली में 200 वर्ग गज का आवासीय प्लाट देने की भी मंजूरी दी है। और 19 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान नायक संदीप ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हरियाणा सरकार ने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद के परिवार के कल्याण के लिए ये जो 200 वर्ग गज का प्लॉट है ये देने का निर्णय किया है। उनके कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मंत्रिमंडल की बैठक में सभी विभागों, वार्डों, सभी बोर्डों एवं निगमों, पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी निकायों के लिए भूमि की बाजार दर निर्धारित करने की नीति में भी संशोधन किया है। इन संशोधन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों और उनकी संस्थाओं द्वारा अलग अलग मानदंड अपनाने के कारण होने वाली कानूनी जटिलताओं को भी दूर किया है। जनहित में जो प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अब नीति में संशोधन किए गए हैं। 25 नवंबर 2021 की नीति के खंड 5(3)(c) में 2 गुना शब्द को 4 गुना शब्द में बदल दिया गया है। मैं बताना चाहूँगा क्योंकि कहीं जो हमारे बोर्ड या निगम उसमें कोई छोटा रास्ता है, सोसाइटी थी, उसका कोई छोटा रास्ता था, उसकी जो फीस थी वो पहले 2 गुनी लेती थी। ऐसा सुझाव आया कि इसको बढ़ा करके 4 गुना किया जाए और इसको पहले उसकी कई जटिल प्रक्रियाएं थी, अब वो मुख्यमंत्री लेवल तक ही जा करके उसको क्लियर कर दिया जाएगा। नए संशोधन के अनुसार अब भुगतान उस राशि के बराबर ही हो जाएगी जो केंद्रीय अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण पर सरकारी संस्थाएं भूस्वामियों को देती हैं। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय किया है कि अब अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है क्योंकि जो हमारे अग्निवीर थे अगर वो शहीद हो जाते थे
तो अब उनको भी उनके बराबर 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ये तो हो ही गया जब 1 करोड़ रुपए का दे रहे हैं। 2022 में केंद्र सरकार ने 3 सेवाओं, सेना के नौसेना और वायुसेना और हमारी ये थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की थी। अग्निवीरों का पहला बैच अगस्त 2023 में सशस्त्र बलों में शामिल हुआ था। 2022-23 और 23-24 में हरियाणा के सभी जिलों में कुल 5120 अग्निवीर भर्ती हुए थे। 2024-25 के दौरान लगभग 2000 अग्निवीरों की हरियाणा से वो भर्ती हुई थी और अब उनके लिए जो निर्णय कैबिनेट ने किया है ये भी किया है कि पहले ये अलग अलग उसके अंदर कैटेगरीज में रखा गया था कि पुलिस का जो कांस्टेबल है उसमें 10% रखेंगे, माइनिंग गार्ड है उसमें अलग रखेंगे और फॉरेस्ट गार्ड है उसके अंदर कुछ परसेंटेज वहाँ दी गई थी। परंतु अब मंत्रिमंडल ने ये भी निर्णय किया कि कांस्टेबल में उनको 20%, 10 की बजाय 20% वो उसके अंदर किया गया है। हरियाणा में पिछले दिनों हमने अपने बजट के अंदर भी इस बात की घोषणा की थी कि एक AI हब बनाने का, ग्लोबल हब बनाने का एक परियोजना को आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जिसका जिक्र हमने अपने जो बजट भाषण के अंदर भी किया था कि हम 2 स्थानों को अलग अलग उनका गठन किया जाएगा। गुरुग्राम और पंचकुला में ये हब बनाए जाएंगे। AI परियोजना पर कुल 4,474.39 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से विश्व बैंक से तकनीकी और वित्तीय सहायता भी ली जाएगी। ये जैसा मैंने बताया है कि ये जो हब बनेंगे, जो ग्लोबल हब गुरुग्राम आर्टिफिशियल एजेंसी सेंटर और पंचकुला में हरियाणा एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ये निर्णय किया है। AI परियोजना का उद्देश्य पेशेवर युवाओं को तैयार करना जो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में निपुणता हासिल करेंगे और लगभग इन दोनों से, चाहे गुरुग्राम में और पंचकुला में 50-50 हज़ार युवाओं को ये रोजगार भी मिलेगा। इसके अंदर उनको तैयार किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय किया है कि प्रदेश के हमारे लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता देने का सरकार ने फैसला किया है। इसके लिए आज मंत्रिमंडल की बैठक में पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत जो हमारे कलाकार हैं, जो लोक कलाकार हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो गई है और वो 20 वर्ष का अपना कलाकारी में अनुभव रखते हैं, ऐसे महान कलाकारों को जो पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत उनको जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे लोगों को जो अप्लाई करेंगे 10,000 रुपये महीना उनको सम्मान मानदेय मिलेगा। ये भी आज मंत्रिमंडल ने इसके ऊपर मोहर लगाई है। एक बड़ा लाभ हमारे लोक कलाकारों को देने का निर्णय सरकार ने किया है, जिसका लाभ हमारे लोक कलाकारों को मिलेगा। और उसमें क्योंकि जो नॉर्म्स हैं कि व्यक्ति एक ही जगह से ले सकता है, जैसे
बुढ़ापा सम्मान भत्ता है, और अब ये 10,000 रुपये वो तो एक ही जगह से उनको मिलेगा। और जिन कलाकारों की आय 1,80,000 रुपये से 3 लाख के बीच में है, उन कलाकारों को 7,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। ये भी निर्णय किया है कि 1,80,000 से 3 लाख रुपये तक। ये भी निर्णय किया गया है कि जो हमारे मंत्रिमंडल की बैठक ने कि यमुनानगर में बनने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक के लिए भूमि के हस्तांतरण की भी मंजूरी आज मंत्रिमंडल ने प्रदान की है। स्मारक के लिए गांव भगवानपुर द्वारा 20 एकड़ 3 कनाल 11 मरले भूमि उपलब्ध कराई गई है। सरकार संत महापुरुषों का सम्मान करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने और उनकी विरासत को संरक्षित करने के लिए ये अनेक प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में ही जो हमारे सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्मारक और संग्रहालय बनाया जा रहा है। यह स्मारक और संग्रहालय पर्यटकों के आकर्षण का भी एक प्रमुख केंद्र बनेगा और हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है उस धरोहर को भी नज़दीक से जानने और समझने का भी वहाँ पर मौका मिलेगा। उसको भी आज मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने आज एक मुश्त ये फैसला किया है कि पंजाब लगातार एक छोटी सोच के आधार पर राजनीति करते हुए, क्योंकि पहले उन्होंने जो हमारा SYL का मामला था अपने विधानसभा में पास कर दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी दरकिनार कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार की बातें वो करते हैं कि ये पानी हमारा है, इसके ऊपर हमारा हक है। हमने पीछे भी कहा था, हम शालीनता से वहाँ पर बात करते हैं क्योंकि ये प्रकृति का स्रोत है। इस पानी के ऊपर कोई व्यक्ति अपना अधिकार नहीं जमा सकता क्योंकि ये इसका प्रोडक्शन किसी फैक्ट्री में नहीं होता, ये तो प्रकृति से मिलता है और ये देश की धरोहर है। आज भी उन्होंने अपने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया, कई विषय उसके अंदर लिखे और ये कहा कि हम एक बूंद पानी की नहीं देंगे। पंजाब द्वारा हरियाणा के पीने के पानी को, क्योंकि ये पीने के पानी की बात हो रही है और जब पीने के पानी की बात हो रही है, हमने पहले भी ये बात कही थी कि अगर परिवार में कोई व्यक्ति आ जाता है, हम पहले उसका पानी पिला करके स्वागत करते हैं। हमारे गुरुओं की भी परंपरा रही है। गुरु नानक देव जी से लेकर हमारे गुरु गोविंद सिंह जी तक हमारे 10 गुरुओं ने हम सबको एक दिशा, एक मार्ग दिखाया है। मैं पंजाब सरकार से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि पंजाब के आवाम, पंजाब के लोग भी चाहते हैं कि हमारे उन गुरुओं के वचनों का पालन होना चाहिए। मैं पंजाब सरकार से, पंजाब के नेताओं से मैं आग्रह करता हूं कि ये पीने के पानी का सवाल है और इस पीने के पानी को आप ना रोकें, बिना शर्त उस पानी को आप दें, क्योंकि हमारे गुरुओं के उस वचन को आप निभाएं जो वो वचन, जो रास्ता हमें दे करके गए हैं।
आप इधर उधर की बात मत करिए। मैं सुन रहा था कि मेरे को कहा गया कि वो तो रिश्तेदार है, ये भी कहा गया था कि बेटी के घर का पानी नहीं पीते, नहरें मांग रहे हैं। भाई मान साहब, मैं ये कहना चाहता हूं, अब तो बच्चे हो गए हैं, सारी उम्र थोड़ी होता है, बच्चे हो गए हैं, अब तो माँ बाप भी जाकर के घर में पानी पी लेता है। आप इस प्रकार की इधर की बात मत करिए। उन गुरुओं के वचनों का, उन गुरुओं ने जो हमें रास्ता दिखाया है, क्योंकि ये पंजाब की भूमि ऐतिहासिक भूमि है, गुरुओं की जो वाणी थी उस वाणी के ऊपर हम चल रहे हैं, और उस वाणी को उन जो गुरुओं ने रास्ता दिखाया है उसके ऊपर हमें आगे बढ़ते हुए पीने का पानी हरियाणा के लोगों को तुरंत देना चाहिए। परंतु आज जो पंजाब विधानसभा के नेताओं ने छोटी सोच को ध्यान में रखते हुए, लंबी नहीं सोची, फिर वही प्रस्ताव पास कर दिया। हमारे मंत्रिमंडल ने उसकी घोर निंदा की है। पूरे मंत्रिमंडल ने आज उसकी घोर निंदा की है। जो पीने के पानी को रोकने संबंधी पंजाब के नेताओं ने, मान सरकार ने जो विधानसभा में पास किया गया प्रस्ताव, जो अनैतिक है और जो भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है। भाई आप मान साहब को मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस के नेताओं को भी कहना चाहूँगा, एक तरफ तो आप संविधान की बात करते हैं, राहुल गांधी साहब भी उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके गली गली घूम रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको सम्मान नहीं कर रहे हैं। अब आप तो इंडी गठबंधन में दोनों शामिल हैं, आम आदमी भी शामिल है, मान साहब की सरकार भी इंडी गठबंधन में है, कांग्रेस भी इंडी गठबंधन में है। मैं पंजाब के नेताओं को कहना चाहूँगा कि आप गुरुओं के उन वचनों का पालन करें। कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूँगा कि आप अपने आका राहुल गांधी के उस बात को ध्यान में रख करके बाबा साहेब के उस पवित्र संविधान का सम्मान करें, जो उन्होंने हर व्यक्ति के लिए एक स्वतंत्रता उसमें दी है, उसका सम्मान करने का काम करें। मैं आज जो पंजाब विधानसभा, पंजाब के नेताओं ने, जो मान सरकार के नेताओं ने पानी के मुद्दे को लेकर जो प्रस्ताव पास हुआ है, हरियाणा मंत्रिमंडल ने उसकी घोर निंदा की है। हम पंजाब सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि वह हरियाणा के पीने के पानी, जो हमारे लिए, हमारे हरियाणा के लोगों के लिए एक समस्या बन रही है दिन प्रतिदिन, वो पीने के पानी को बिना शर्त छोड़ने का काम करें। मैं ऐसा पंजाब के नेताओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि पंजाब के लोग देख रहे हैं, आप लोगों की तरफ देख रहे हैं। ये इस प्रकार का जो आप षड्यंत्र रच रहे हैं, ये लंबा नहीं चलने वाला है। पंजाब के लोग जानते हैं, अरे हमारी रिश्तेदारियां हैं पंजाब के अंदर, हमारा घर है, हमारा तो 1966 से पहले एक ही था, परंतु किस प्रकार के डिफरेंसेस आम जन के अंदर इनकी छोटी राजनीतिक सोच ने वो पैदा कर रहे हैं। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आप इस प्रकार की छोटी राजनीति को छोड़ करके विकास की राजनीति को अपनाइए। पंजाब के लोगों को, पंजाब की जनता को जिन मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता है, उन मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान दीजिए। आप इस प्रकार की राजनीति मत कीजिए।
हम बार बार इस बात को लेकर के कह रहे हैं, इस बात को पंजाब के लोग भी समझ रहे हैं। इसका जवाब, क्योंकि पूर्व में जो दल रहे हैं, एक एक दल को पंजाब के लोगों ने वो जवाब देने का काम किया है। उसी ढर्रे के ऊपर ये मान सरकार चली हुई है। मान सरकार को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि 1.5 साल रह गया, पंजाब के लोग देख रहे हैं, आपको भी उसी लाइन में खड़ा करने वाले हैं जिस लाइन के अंदर कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, आपको भी वहीं पर भेजने का काम करेंगे।